वेलकम टू स्टडी विथ माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, कल हमने 9th चैप्टर देखा। आज हम 10th चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा 10th चैप्टर है गति एवं दूरियों का मापन। गति मतलब जो मोमेंट जो होता है उसे गति कहते हैं। मोमेंट या मोशन, उसी को गति कहते हैं, है ना? और दूरियों का मापन मतलब दूरियों को हम कैसे मापते हैं, मतलब उनका मापन किस प्रकार से किया जाता है, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 10.1 है यातायात की कहानी। फ्रेंड्स, हम थोड़ी सी ये बात जान लेते हैं कि पहले के टाइम पे यातायात के कौन कौन से साधन होते थे, पहले के लोग कैसे आना जाना करते थे। बहुत पहले की बात है, जब प्राचीन समय में मानव सभ्यता पिछड़ी हुई थी। उस टाइम पे तो लोग जंगलों में ही रहते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे वे गांव में या बस्तियां बनाकर रहने लगे। फिर उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैदल यात्रा ही करते थे। उसके बाद फिर धीरे धीरे चक्के का आविष्कार हुआ। चक्के मतलब व्हील का आविष्कार किया, लकड़ी के चक्के बनाए। फिर लकड़ी के चक्के बनाने के बाद उसके ऊपर गाड़ियां बनाई, लकड़ी की गाड़ी, और उसको जानवरों के द्वारा खींचा जाता था। जैसे कि आजकल बैलगाड़ी या जो भी गांव में गाड़ियां वगैरह देखते हो आप लोग, लकड़ी के जो जानवर के द्वारा खींचे जाते हैं, उस टाइप की गाड़ियों से यातायात किया जाता था, ठीक है? मतलब आना जाना एक जगह से दूसरी जगह। ओके, फिर धीरे धीरे सभ्यता आगे बढ़ती गई और फिर 19वीं शताब्दी में भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। पता है ना आपको भाप के इंजन के बारे में? तो उसका आविष्कार हुआ। फिर बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनते गए, जैसे कि मोटरसाइकिल, कार, जीप, ये सब जो भी आजकल आप देखते हो, वो सारे व्हीकल्स क्या हैं, 19वीं शताब्दी की देन है, ठीक है? और उससे पहले लोग साइकिल से आना जाना करते थे। साइकिल में क्योंकि पेट्रोल वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेट्रोल डीजल की। और मोटरसाइकिल, कार, ये जो भी जितने बड़े बड़े वाहन जो आप लोग देख रहे हो, ट्रक वगैरह, सब में पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत पड़ती है। फिर धीरे से वायुयान का विकास हुआ। फिर इस वायुयान में के बाद क्या बोलते हैं, विद्युत रेलगाड़ी, मतलब जो इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी। पहले भाप से चलता था इंजन, रेलगाड़ी की इंजन को भाप के द्वारा चलाया जाता था। फिर कोयले का उपयोग किया गया। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक रेल का आविष्कार हुआ। फिर जो बिजली के खंभे होते हैं, उससे बिजली के द्वारा ट्रेन को चलाया गया। उसके बाद एकक रेल, मतलब जिसे आजकल मेट्रो ट्रेन या मोनो रेल कहा जाता है, उसका आविष्कार हुआ। फिर मेट्रो ट्रेन के बाद पराध्वनिक वायुयान, मतलब सुपरसोनिक जो विमान है, उसका आविष्कार हुआ। सुपरसोनिक मतलब जो आवाज से भी तेज गति से चलते हैं, ठीक है? फिर अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी की कुछ योगदान है। मतलब आज के समय में आप लोग देख रहे हो कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि पृथ्वी को छोड़ के दूसरे ग्रहों में भी यातायात करने लगी, मतलब आने जाने लगी है। जैसे कि अभी मंगल ग्रह में जाना हुआ। तो इस प्रकार यातायात की कहानी हमने देखी कि ये जो है धीरे धीरे विकास करते हुए आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। चलिए आगे देखते हैं। 10.2, आपने कितनी दूरी तय की और यह डेस्क कितना चौड़ा है। मतलब फ्रेंड्स, आपने मतलब डेली ही आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो क्या आपको पता है कि आप कितनी दूरी चल रहे हो एक दिन में? तो ऐसे ही तो हमें पता नहीं चलता कि हम कितनी दूरी तय कर रहे हैं। उसको पता करने के लिए उसको मापना जरूरी है। मतलब हम कितनी दूर एक जगह से दूसरी जगह गए, उसकी दूरी कितनी है, इसको मापने के लिए किसी चीज का उपयोग करेंगे, है ना? तभी तो पता चलेगा कि एक जगह से दूसरी जगह कितनी दूरी पर है, ठीक है? तो दो स्थान मेज के दो किनारों की तरह पास पास हो सकते हैं। जैसे कि ये पेन देख रहे हो आप, इसका इस सिरे से लेकर इस सिरे तक कितना लंबा है ये बिल्कुल थोड़ी सी जगह, ये बिल्कुल पास पास हो सकते हैं। इसी तरह किसी भी चीज को नापेंगे तो। और इसके विपरीत दो स्थान जम्मू और कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर भी हो सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी स्थान को ले लो, एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब उसको किलोमीटर में मापा जाता है। और जो इस पेन को मापेंगे तो कैसे मापेंगे, या तो सेंटीमीटर में मापेंगे, और इससे थोड़ी बड़ी चीज हुई तो उसको मीटर में मापेंगे। इसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं।
10.3 कुछ मापन, मतलब यहाँ पर हम मापन के बारे में जानेंगे। मापन क्या होता है? किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना। इस ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। मतलब मान लो हमें ये ज्ञात नहीं है कि इसकी लंबाई कितनी है, पर अगर इसको हम एक स्केल से नापते हैं, मान लो हम इसको इस स्केल से नापते हैं, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसकी लंबाई कितनी है ना। हम ऐसे करके इसको नाप सकते हैं कि ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पेन की लंबाई कितनी हुई? 13 सेंटीमीटर। तो हमें इस राशि की, मतलब इस वस्तु की जो लंबाई है वो अज्ञात है, इसको हम नहीं जानते, और इस स्केल की मतलब इससे हम उसको तुलना कर सकते हैं और इससे नाप सकते हैं कि इस पेन की लंबाई कितनी है। तो ये जो ज्ञात निश्चित राशि है उसको मात्रक कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे और जानते हैं। प्राचीन काल में लोग पैर की लंबाई, उंगली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। फ्रेंड्स, प्राचीन काल में किसी ऐसे साधन नहीं थे उनके पास कि किससे नापे किसी चीज को, है ना। उनकी दिनचर्या में ऐसा तो उनको जरूरत तो पड़ती ही थी, पर उनके पास नापने के लिए कुछ नहीं था। तो वो क्या करते थे? पैर से नापते थे, है ना। या तो उंगली से, जैसे ये एक अंगुल है, यहाँ से यहाँ तक एक अंगुल कहलाया, तो इसी से नापते थे। या फिर एक बालिश्त, मतलब आपका जो यहाँ से यहाँ तक, इसको ऐसे रख लेते थे ऐसे करके और इससे नापते थे, तो इसको बालिश्त कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग मापन के लिए करते थे, पर उसमें कोई शुद्धता नहीं थी। अब प्राचीन काल में, मतलब पहले के लोग, जैसे कि आपने सुना है हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो वहाँ पर लोग बहुत अच्छा उपयोग करते थे मापन का, क्योंकि जो खुदाई से जो वहाँ पे चीज़ें मिली हैं वो उसमें मतलब परिशुद्ध, मतलब बिल्कुल शुद्ध ज्यामितीय रचना मिली हुई है, बिल्कुल नपा तुला हुआ। उनके जो भवन वगैरह बने हुए थे वो बिल्कुल ज्यामितीय आकार के बने हुए थे। तो इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग काफ़ी विकसित हो चुके थे इस मामले में, है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मिस्र के लोग कोहनी से उंगली तक के छोर तक, मतलब कोहनी जानते हो आप, कोहनी से लेके उंगली के छोर तक की लंबाई से मापते थे, जिसको एक हाथ कहा जाता था। जैसे आपने भी इसका यूज किया होगा, जैसे कपड़े वगैरह को नापने के लिए एक हाथ का यूज करते हैं, या कोई रस्सी है, लंबी रस्सी है, उसको नापने के लिए इस हाथ का यूज किया जाता है, कोहनी से लेकर एक उंगली के सिरे तक का। ठीक है, तो जिसको मान्यता भी प्राप्त हुई थी। और उसके बाद फुट का उपयोग किया जाता था, जैसे आपके पैर हैं उससे नापा जाता था, बिल्कुल ऐसे एक के बाद एक पैर को रखकर नापा जाता था, उसी को फुट कहते हैं। जैसे कि कुछ लोग, जैसे दर्जी को देखे हो आप लोग, या फिर कपड़े के दुकान में देखे होंगे कि कपड़े को कैसे नापते थे? गज के द्वारा नापते थे। तो इसको गज कैसे बोलेंगे, कैसे नापेंगे हम? इसमें एक बाँह को अपने फैला लेते थे और अपने सिर, मतलब ये ठोडी से बाँह, मतलब उंगली के सिरे तक को नापते थे, तो उसको एक गज कहा जाता था, मतलब एक गज कपड़ा दे दो बोलेंगे। तो ये ठोडी से लेके एक पूरी अपने हाथ तक की लंबाई में नापते हैं, उसको एक गज कहा जाता था। ठीक है, और जैसे रोम के लोग पग बोलते थे, वो लोग पग या कदम से नापते थे, मतलब एक कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, इस तरह से नापते थे। और पहले भारत के लोग भी, मतलब ये छोटी छोटी लंबाई को नापने के लिए बालिश्त, अंगुल और मुट्ठी का उपयोग करते थे। ओके, तो हमने यहाँ पे जाना कि पहले लोग कैसे नापते थे। अब जानेंगे कि अब धीरे धीरे मापन पद्धति आने लगी, जैसे कि कौन कौन सी मापन पद्धति आई, चलिए आगे देखते हैं तो पता चलेगा। ठीक है, 10.4 मापन के मानक मात्रक, मतलब मापन के लिए ऐसे मात्रकों का आविष्कार हुआ जो पूरी दुनिया में एक समान थे। मतलब पहले के लोग जो यूज करते थे, तो किसी के हाथ की लंबाई कम तो किसी के हाथ की लंबाई ज्यादा, तो उसको जब दूसरा व्यक्ति नापेगा तो वो कम या ज्यादा होगा, है ना। तो इससे सही या शुद्ध नहीं मापा जा सकता था। तो इसी को शुद्ध रूप से मान लो आप अपने जगह में, अपने घर में बैठ के किसी चीज को नापोगे, तो या कोई अमेरिका में जाके भी उसको नापेगा तो उसकी लंबाई एक समान रहेगी। तो इसको बोला जाता है मानक मात्रक, जो हर जगह माननीय हो, हर जगह उसको माना जाए एक समान। ठीक है, तो मापन के मानक मात्रक वर्ष 1790 में
फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। फिर 1790 में फ्रांस के लोगों ने एक मानक प्रणाली की रचना की, मतलब मानक प्रणाली विकसित हुई वहां पे जिसे मीटर पद्धति कहते हैं। मीटर क्या होता है? लंबाई मापने के लिए मीटर का ही यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि एसआई मात्रक क्या होता है। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या एसआई मात्रक कहते हैं। एसआई मात्रक है जो सर्वमान्य मात्रक होता है, और इसी तरह सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, बहुत सारी पद्धतियां हैं जो मानक हैं, बिल्कुल स्टैंडर्डाइज हैं। ठीक है, तो एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। ओके, लंबाई का मात्रक मीटर है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताओगे कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या है एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, ताप का एसआई मात्रक, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है। फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट्स में बोलते हो कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछा करो, तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। तो आप मुझे एसआई मात्रक बताओगे जो मैंने पूछा, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एसआई मात्रक के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। जैसे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इस स्केल में मैं दिखा रही हूँ, पूरा दिख तो नहीं पाएगा आपको, देख रहे हो आप? तो ये चमक रहा है काफी। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ? ये 1 सेंटीमीटर, 2, 3, ये क्या है? सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें आपको 30 सेंटीमीटर तक ये दिखा रहा है, आपको 30 सेंटीमीटर लिखा हो, ये सेंटीमीटर है। ओके, तो अभी जैसे दर्जी लोग क्या करते हैं, फीता जो टेप बोलते हैं जिसको, उससे नापते हैं। जो मिस्त्री या राजमिस्त्री होते हैं वो लोग कौन सा टेप यूज करते हैं? वो लोग भी एक इंची टेप वगैरह का यूज करते हैं, है ना। और जैसे हम अपनी लंबाई नापे तो किससे नापेंगे? इस स्केल से नाप सकते हैं क्या? हम अपनी लंबाई इस स्केल से तो नहीं नाप सकते, तो इसके लिए हमें टेप की आवश्यकता होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब क्या है? मानक मात्रक है नापने के। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। प्रत्येक मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है जिन्हें सेंटीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर को फिर 10 बराबर भागों में बांटते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे ये 1 सेंटीमीटर है तो इसको यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बराबर भागों में बांटा गया है, तो इसको क्या कहते हैं? मिलीमीटर कहा जाता है। जो सेंटीमीटर से भी छोटा होता है तो उसको मिलीमीटर कहा जाता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर क्या होगा? 1000 मीटर। ओके, तो समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 10.5 लंबाई की यथार्थ परिशुद्धि माप। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि लंबाई मापते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए। ठीक है, तो पहला है पैमाने को वस्तु के संपर्क में लंबाई के अनुदिश रखें। अनुदिश मतलब लंबाई, जैसे हम इसकी लंबाई नापेंगे तो इसको बिल्कुल इस तरह से रखना होगा स्केल को, है ना। स्केल को बिल्कुल इसके ऐसे रखना होगा, ऐसे तिरछा रखेंगे या ऐसे रखेंगे तो हमें सही मान प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो जिस पैमाने के सिरे टूटे हो उनका उपयोग में ना लें। मतलब मान लो हमारा स्केल का जो सामना, ये जो सिरा है, अगर ये टूटा हुआ होता तो हम इसका उपयोग नहीं करते। ओके, क्यों? क्योंकि ऐसे में हमको शुद्ध मान प्राप्त नहीं होगा, और ऐसे पैमाने का शून्यांक भी नहीं देख सकते हम, और कोई अन्य दूसरा पूर्णांक हो जैसे 1.0 सेंटीमीटर काम में ला सकते हैं, तब हम इसके दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना होगा। ओके, जैसे कि मान लो इसका पूर्णांक क्या है, ये 30 सेंटीमीटर का है, या फिर छोटा स्केल जो होता है उसमें हम देखते हैं कि वो 15 सेंटीमीटर का ही होता है। ठीक है, 15 सेंटीमीटर का होता है। तो मान ले अगर उसका इधर का सिरा टूट गया है और उसका पाठ्यांक है 15, तो हम 15 से कितना घटा देंगे? 1.0
सेंटीमीटर घटा देंगे तो हमें उसका शुद्ध मान प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए टूटे हुए सिरे वाले स्केल या पैमाने का उपयोग में नहीं लाना चाहिए। माप लेने में आँख की सही स्थिति हो, मतलब हम कोई भी माप ले रहे हैं, मान लो मैं इस पेपर को ही नाप रही हूँ यहाँ से यहाँ तक, देख रहे हो आप, ये जैसे हम इसको पेपर को ऐसे नापना चाह रहे हैं, ये यहाँ से शुरू करके यहाँ तक, मुझे ये दिखाई नहीं दे रहा है सही से, लाइट में चमक रहा है, तो इसको नापना है हमको, तो इसको ऐसे या तो ऐसे तिरछा रखेंगे तो सही नाप नहीं आएगा, बिल्कुल इसको सीध में रखा जाएगा और सीध में, आँख की सीध में ही देखा जाएगा, तभी हमें सही मान प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए नापते समय, किसी चीज़ को हम नाप रहे हैं तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10.6 किसी वक्र रेखा की लंबाई मापना। मान लो ये तो हो गया जो लंबी चीज़ें हैं उनको नापने के लिए। अगर हम किसी वक्र मतलब मुड़ी हुई चीज़, जैसे देख रहे हो ये यहाँ से मुड़ी हुई है, इसको नापने के लिए इस स्केल का यूज़ तो नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए हम धागे का यूज़ कर सकते हैं, या धागे की जगह में जो टेप आता है, जो दर्जी लोग जो टेप से नापते हैं ना, उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखें। टेन 10.7 हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं। फ्रेंड्स, हमने अब मापन के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया, इसके आगे की जानकारी फ्रेंड्स, अब हम अपने चारों ओर जो चीज़ें दिखाई देती हैं हमको, उनके बारे में जानेंगे कि कौन सी वस्तु गतिशील है और कौन सी स्थिर या विराम अवस्था में है। तो जो चीज़ें गति की अवस्था में होती है उन्हें गतिशील वस्तु कहते हैं, और जो स्थिर होती है, एक जगह खड़ी हुई होती है या फिर जो अपने जगह से कहीं आ जा नहीं सकती, उनको विराम वस्तु कहते हैं। जैसे कि विराम वस्तु के उदाहरण क्या हैं? घर, मेज, पत्थर, फैक्ट्री या दीवार। तो ये सब क्या है? अपनी जगह में स्थिर रहते हैं, इनमें कोई मोशन या गति नहीं होती, तो इसको क्या बोलेंगे? विराम वस्तु कहेंगे। ठीक है, और गतिशील वस्तु घड़ी में सुई, मच्छर, पक्षी या रेलगाड़ी, ये सब एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, है ना, अपनी स्थिति में परिवर्तन करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? गतिशील वस्तु कहते हैं। ठीक है, अब 10.8 क्या है? गति के प्रकार। अब हम जानेंगे कि गति के प्रकार क्या क्या है, कौन कौन सी गति है, उसके बारे में जानेंगे। ओके, तो पहला है सरल रेखीय गति। सरल रेखा के अनुदिश गति को सरल रेखीय कहते हैं। सरल रेखा के अनुदिश मतलब मान लो एक सरल रेखा लाइन, एक लाइन है, उसी के अनुदिश मतलब उसी की दिशा में गति करना सरल रेखीय गति कहलाता है। उदाहरण क्या है इसका? तो सीधी सड़क पर वाहन की गति, मान लो एक सीधी सड़क है, उस पर कोई गाड़ी जा रही है, तो उसकी गति को हम सरल रेखीय गति कहेंगे। ओके, जैसे परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट, मतलब परेड में सिपाही भी एक कतार में, एक लाइन में और सीधी रेखा में गति करते हैं। और इसका और उदाहरण क्या है? मान लो आप किसी बिल्डिंग में खड़े हो, वहां से ऊपर से एक पत्थर नीचे गिराओगे, तो उसकी गति को भी हम सरल रेखीय गति कहेंगे। ओके, जैसे कोई दौड़ की प्रतियोगिता है, उसमें जो प्रतियोगी जो है दौड़ते हैं, उसकी गति भी सरल रेखीय गति कहलाएगी। ओके, अब है वृत्तीय गति। वृत्तीय मतलब वृत्त कहने से ही पता चल रहा है, एक वृत्त में घूमना या गति करना। तो किसी वृत्तीय पथ के अनुदिश गति को वृत्तीय गति कहते हैं। मतलब वृत्तीय पथ, मान लो कोई वृत्तीय पथ है, उसकी दिशा में गति को वृत्तीय गति कहेंगे। ओके, तो उदाहरण देखते हैं इसका। बिजली के पंखों की पंखुड़ियां। आपने देखा है कि पंखे एक ही जगह पे ऐसे समान दूरी पर गोल घूमता हुआ दिखाई देता है, मतलब एक ही जगह पे घूमता रहता है, गोल 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 गोल। घड़ी के सुई की गति, घड़ी मान लो एक घड़ी है, तो उसकी सुई है, जो सेकेंड कांटा होता है, मिनट कांटा और घंटे का कांटा होता है, वो एक निश्चित दूरी में ही गति करते हैं, वृत्तीय गति करते हैं। तो ये क्या कहलाया? वृत्तीय गति। मान लो आप एक पत्थर लोगे, उसको धागे से बांध दो और उसको अपने हाथ से जोर जोर से घुमाओगे, तो वो जो एक उसका पत्थर के घूमने का जो पथ बनेगा वो वृत्तीय पथ कहलाएगा, मतलब एक गोल पथ कहलाएगा। इसी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आवर्ती गति।
आवर्ती गति क्या होता है? निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराना आवर्ती गति कहलाता है। मतलब आवर्त करना, एक मतलब निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराना, मतलब आवर्ती गति कहलाएगा। ओके, तो एक समय अंतराल के बाद कोई भी काम दोबारा होगा। जैसे कि उदाहरण क्या है? झूला झूलते बच्चे की गति। आपने झूला देखा है कि झूला ऐसे 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 बार बार अपने जगह से वापस आके फिर पीछे जाके फिर आगे आता है, तो ये क्या है? आवर्ती गति के उदाहरण है। जैसे सितार के डोरियों की गति, सितार के जो डोरी है उसको बजाते हैं तब उसमें कंपन होता है, और कंपन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसके तार की जो गति होती है उसे ही आवर्ती गति कहते हैं। इसका एक और उदाहरण है, मान लो आप जो पत्थर से वृत्तीय गति देखे थे, उसी पत्थर को अब अपने हाथ से पकड़ के लटका लो। जैसे पेंडुलम, घड़ी का पेंडुलम हिलता है ना, उसी तरह से ऐसे हिलाएंगे तो वो गति भी आवर्ती गति कहलाएगी। ठीक है, तो आगे और देखते हैं। जैसे कि पेड़ पौधों की जो टहनियाँ हैं, डाल हैं, वो हवा में ऐसे अपने अगल बगल झुकते रहती हैं, तो ये भी क्या है? आवर्ती गति का ही उदाहरण है। अब हमारा लास्ट है घूर्णन गति। वस्तु का लुढ़कते हुए गति करना घूर्णन गति कहलाता है। जैसे कि गेंद की गति, मान लो आप एक बॉल को फेंकोगे तो वो एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में लुढ़कते हुए आगे बढ़ेगा, तो इसी गति को घूर्णन गति कहते हैं। ओके, और घूर्णन गति के और उदाहरण आप दे सकते हो क्या कुछ? जैसे घूर्णन गति के उदाहरण आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके, अब आगे तो अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ये लास्ट ही था घूर्णन गति। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि समय के साथ में स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको समझ में आया कि गति क्या होती है? कि किसी समय के साथ किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को गति कहा जाता है। ओके, और स्थिति में हुए परिवर्तन को हम किसी दूरी मापन, मतलब किसी दूरी मापने के यंत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। और यह भी जाना जा सकता है कि कोई वस्तु कितनी धीमी गति से या कितनी तेज गति से गति कर रहा है। ओके, और जैसे कि यहाँ पे कुछ और उदाहरण है, जैसे फर्श पर घोंघे का रेंगना, तितली का एक फूल से दूसरे फूल पर जाना, नदी का बहना, वायुयान, मतलब जो आप देखे हो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर, जो भी हवाई जहाज देखे हो या रॉकेट देखे हो कभी कभी भी, तो उसके पीछे में एक सफ़ेद कलर की लाइन बनती जाती है जिसे चिन्ह बनते जाता है, तो वो, और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, और हमारे शरीर में जैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है तो उसकी गति है। और ये सब क्या है? हमारे चारों ओर होने वाली गतियों के उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और कल हम 11th चैप्टर पढ़ेंगे। और जैसा कि मैं इसमें क्वेश्चन ऐड करने की कोशिश की हूँ, जैसे कि आप लोग कमेंट में मुझे बता रहे थे कि कोई क्वेश्चन ऐड किया करो, तो बिल्कुल आप लोग जैसा कहोगे उसी तरह से आपको मतलब आगे की क्लासेस में मैं देने की कोशिश करूँगी। और आपके काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिल रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।